हेलो फ्रेंड्स, कल्याणी आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबको वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हम अपनी एथिक्स की एक पूरी कंप्लीट सीरीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं। अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि आज का जो सेशन है उसमें हम क्या करेंगे। तो आज का जो सेशन रहेगा फ्रेंड्स, उसमें अगर मैं बात करूं तो हम जो पूरा सिलेबस है फोर्थ पेपर का एथिक्स का, उसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ एथिक्स रहेगा। बट आई थिंक नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर एज वी नो जो सिलेबस है प्रेजेंटली वो तो चेंज हुआ है। जो हमारा सब्जेक्ट है फोर्थ पेपर है उसका अब नाम तो फिलॉसफी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। या यू आर करेक्ट, बट स्टिल इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं और इसके जो सिलेबस की कंटेंट की डिटेल्स हैं वो अभी भी मैक्सिमम क्या है, ओल्ड वन ही है। इसीलिए हमारा सेकंड सेशन क्या रहेगा, एथिक्स का इंट्रोडक्शन रहेगा। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब इसके बाद देखिए सिलेबस में हम कैसे क्या डील करेंगे। तो हमारा जो आज का सेशन रहेगा उसमें हम सारी यूनिट्स को बेसिक से डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यूनिट 1 की हम बात करें, सो आई थिंक कि आपको पता होगा कि यूनिट 1 में क्या है। यूनिट 1 में हमारे फिलोसोफर्स हैं, इसके अलावा थिंकर, सोशल रिफॉर्मर वगैरह हैं। अब आई थिंक आप सब बहुत कंफ्यूज होंगे कि सर एथिक्स जो है इसको हम कैसे डील करें, किस तरीके से इसको पढ़ा जाए। सो आई विल मेक इट वेरी क्लियर इन दिस सेशन, सो बी रिमेन विद अस। अब अगर हम बात करें नए सिलेबस में, व्हाट इज वेरी फैसिनेटिंग अबाउट नए सिलेबस में कि उसमें हर यूनिट जो है उसके क्या कर दिए गए हैं, इक्वल मार्क्स कर दिए गए हैं। हर यूनिट जो है 40-40 मार्क्स की रहेगी। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर स्कूल स्टडीज में तो ऐसा ही होता है ना। डेफिनेटली ऐसा ही होता है, बट पीएससी की स्टडी में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं ओल्ड सिलेबस से फ्रेंड्स कंपेयर करूं तो क्या होता है, ओल्ड सिलेबस में नियर अबाउट 65 मार्क्स जो है उससे फिलोसोफर से आता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 65 मार्क्स जो है उसका आता है किससे, हमारे पूरे फिलोसोफर के अलावा केस स्टडीज से। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग केस स्टडीज क्या होती है, तो ये आज के सेशन में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो जस्ट डोंट वरी, ये भी आपको अच्छे से क्लियर किया जाएगा। सो यू मस्ट बी थिंकिंग 65 और 65 सर ये तो 130 हो गए, तो एथिक्स का पेपर होता कितने मार्क्स का है। सो लेट मी टेल यू कि एथिक्स का जो पेपर होता है ये 200 मार्क्स का होता है और इसमें जो है आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है। सर बाकी पेपर्स में तो हमें 3 आवर का टाइम मिलता है और उसके साथ में हमें 300 मार्क्स मिलते हैं। या डेफिनेटली यू आर करेक्ट। तो एथिक्स जो है उसकी इंपॉर्टेंस इसी से आप समझ सकते हैं कि यहां पर आपको 3 आवर टाइम मिल रहा है और आपको जो है 200 मार्क्स का ही जो है लिखना है। What I mean to say, आपको 2450 वर्ड्स, नियर अबाउट 2500 वर्ड्स जो है यहां पर लिखना है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम में कम से कम डेटा जो है यहां पर पुट करना होता है। सो इट इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। एंड नाउ मैं अपने वापस से अपने ओल्ड टॉपिक पे आता हूं। एज आई वॉज एक्सप्लेनिंग कि हमने जो है समझा था कि यूनिट 1 क्या है, अभी 40 मार्क्स की, पहले क्या होता था 65 की होती थी। इसके अलावा केस स्टडीज ये भी पहले 65 की थी। तो 130 जो है वो 2 ही चीजों से आ जाता था। लेकिन जो प्रेजेंट सिलेबस है व्हाट इज वेरी फैसिनेटिंग, सब यूनिट्स इक्वल हो गई हैं। सो हर यूनिट का अब क्या है, इंपॉर्टेंस है, ये प्री डिसाइडेड है किससे कितने क्वेश्चंस और क्या आएंगे। अब नए करंट सिलेबस की अगर हम बात करें 40 मार्क्स के अलावा इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन में ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। अदर देन दैट इसके अलावा 2 क्वेश्चन आएंगे जो कितने मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के होंगे। और एक सिंगल क्वेश्चन आएगा जो कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। अब इन सबकी एक डेफिनेट वर्ड लिमिट है, उसी में आपको पूरा काम करना है। फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क्स के क्वेश्चन की वर्ड लिमिट जो है 10 वर्ड्स है। जो 5 मार्क्स नहीं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन की वर्ड लिमिट जो है वो 10 वर्ड्स है। 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनकी अगर वर्ड लिमिट की बात करें तो नियर अबाउट 50 वर्ड्स है। और जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है उसकी वर्ड लिमिट की अगर मैं बात करूं तो ये 200 वर्ड्स है। इन शॉर्ट आई कैन से कि 350 वर्ड्स जो है वो आपको रिटर्न करना होंगे कितने मार्क्स के लिए, 40 मार्क्स के लिए। अब नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग और यू मस्ट बी सेइंग कि सर ये तो सब हमें क्लियर है, बट स्टडी कैसे करें। तो समझेगा
जो यूनिट 1 है इसमें एज आई सेड फिलोसोफर, थिंकर, सोशल रिफॉर्मर ये सब दिया है। इन सब का अपना अपना क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। तो इसको तो हम अपनी क्लासेस में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं अपने इन फिलोसोफर्स को डिवाइड करूं तो यहां पर टोटल कितने फिलोसोफर्स हैं, 17 फिलोसोफर्स हैं। इनको आपको जो है, जो कल्याणी आईएएस के सेशंस रहेंगे उनमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में टीच किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपको वेस्टर्न फिलॉसफी पूरी पढ़ाई जाएगी जिसमें सुकराट, प्लेटो और अरस्तु को हम डील करेंगे। उसके बाद हम इंडियन फिलॉसफी पे आएंगे। इंडियन फिलॉसफी में हम चारवाक, आचार्य शंकर, बुद्धा, महावीर इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है भक्ति सेंट्स कबीर, तुलसीदास, गुरु नानक इनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है हम थिंकर्स को डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे जो इंडियन थिंकर है रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एंड एट लास्ट बट नॉट एट लीस्ट, एट लास्ट हम जो है राजा राममोहन रॉय और सावित्रीबाई फुले इनको डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, सोशल रिफॉर्मर्स भी हैं। तो इस तरह से हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में अपनी पूरी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपको जो है अच्छे से क्लियर हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यूनिट 2 की हम बात करते हैं। अब यूनिट 2 की लेकिन बात करने से पहले यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर पहले अगर हम बात करें 19 थिंकर्स थे, अब 17 थिंकर्स हो गए हैं, तो बाकी थिंकर्स का क्या? सो यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि हमारा जो ओल्ड सिलेबस था उसमें क्या होता था, उसमें जो ये कौटिल्य, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, बी.आर. अंबेडकर जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, ये एक्चुअली में क्या है, ये पॉलिटिकल थिंकर्स है, राजनीति से ज्यादातर ये क्या है, रिलेटेड है। तो ये थिंकर्स भी हमारे एथिक्स में होते थे, लेकिन अब ये थिंकर्स कहां डाल दिए गए हैं, सेकंड पेपर जो है उसमें ये पुट कर दिए गए हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि ये थिंकर्स एक्चुअली वहीं ज्यादा रिलेट करते हैं। सो आई थिंक आपको ये चीज भी अब अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, एज आई सेड बिफोर, यूनिट 2 पर। अब यूनिट 2 क्या है? So you must be very clear कि it is the most important unit of the whole syllabus. Now you must be thinking कि सर यूनिट 1 philosophers most important होगा ना? No my friends, अगर नए सिलेबस की हम बात करें, so I will consider unit 2 as the most important unit. Why so? Try to see very carefully. अगर हम इसकी बात करें तो ये जो स्लाइड है इसमें आप देखिए कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको नजर आएंगी, एटीट्यूड, एटीट्यूड के अलावा एप्टीट्यूड, एंड थर्ड वन इमोशनल इंटेलिजेंस। दीज ऑल 3, ये 3 जो है अगर आपको क्लियर है, सो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, ये नियर अबाउट आपको 40 नहीं, ये नियर अबाउट आपको 80 मार्क्स दिलाएंगे। हाउ सो? क्योंकि 40 मार्क्स की ये यूनिट है। अब इसके अलावा जो लास्ट यूनिट है, आई गेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि लास्ट यूनिट भी कितने मार्क्स की होगी, डेफिनेटली केस स्टडीज वाली भी 40 मार्क्स की होगी। लेकिन माय फ्रेंड्स, जो केस स्टडीज होती हैं उसके क्वेश्चंस कहां से पुट होते हैं? तो केस स्टडीज के जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में दिया है। तो जो एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस है, यहीं से क्या होते हैं, उसके क्वेश्चंस पुट होते हैं। सो यू कैन से कि ये जो चैप्टर है ये नियर अबाउट 40 नहीं, नियर अबाउट 80 का है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर बट प्लीज जस्ट टेल अस कि एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्चुअली में होते क्या है और इस यूनिट में हम पढ़ेंगे क्या? सो बुकिश टर्म में तो यू कैन से कंटेंट, एलिमेंट, फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड चेंज, परसुएसिव कम्युनिकेशन, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन and etc. But what is it in reality? So try to understand from the next slide. It is here. अब एटीट्यूड क्या है समझेगा। अब एटीट्यूड को अगर हम बुकिश लैंग्वेज में कहें, सो इट इज कॉल्ड कैब मॉडल। व्हाट इज इट? कैब मॉडल। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम एग्जांपल। मुझे बताइए कि वुमेन क्राइम इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। डेफिनेटली यू विल से यस कि वुमेन क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। सो व्हाट इज द रीजन? सम पीपल से कि जो हमारे ड्रेसिंग वगैरह है वो इतनी एप्रोप्रिएट नहीं है प्रेजेंटली, और एटसेट्रा एटसेट्रा, मेनी मेनी थिंग्स। बट व्हाट इज इट इन रियलिटी? द रियलिटी लाइज इन द माइंड।
हमारी जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस है, एक्चुअली वो क्या है, गलत हो गया है। हम वुमेन को प्रेजेंट में एक लाइबिलिटी समझते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, फीमेल पोएटिसाइड करते हैं, उसे एक बर्डन समझते हैं। तो अगर हमें चेंज लाना है सोसाइटी में, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज द थिंकिंग प्रोसेस। सो एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम कॉग्निशन, यानी कि थिंकिंग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, जो वुमेन होती हैं वो हाई हील्स बहुत ज्यादा परचेस करती हैं। आई गेस यू मस्ट बी नोइंग दिस। तो व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दे बिलीव हाई हील्स मेक देम गॉर्जियस। वुमेन थिंक्स कि हाई हील्स पहनेंगी तो वो थोड़ी वो लॉन्ग हाइटेड लगेंगी और ज्यादा गॉर्जियस लगेंगी। अब इफ यू थिंक एनीथिंग अबाउट समथिंग, सो व्हाट विल यू डू? डेफिनेटली वो आपके अंदर क्या करेगा, एक फीलिंग जनरेट करेगा। ये फीलिंग या तो लव की होगी या फिर ये फीलिंग जो है हेटरेट की होगी। सो अगर हील्स पसंद है तो आप क्या कहेंगे, भाई सीधी बात है, अगर आपको हाई हील्स पसंद है तो क्यों होंगी? क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस कह रहा है। सो पहले आपका एक थॉट प्रोसेस बनेगा, उस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका फीलिंग जो है, लव और हेटरेट जो है वो बनेगा। और जब आपकी फीलिंग बन जाएगी, सो फ्रेंड्स, what we do according to our feelings, we take action, rather positive और नेगेटिव, दोनों में से कोई एक एक्शन जो है हम लेते हैं। सो वो एक्शन क्या होगा, वो आपका बिहेवियर कहलाएगा। यू विल बाय हाई हील्स इफ यू गो टू द मॉल। और वुमेन्स के केस में अगर हम बात करें, सो यू विल प्रैक्टिस फीमेल पोएटिसाइड और वुमेन क्राइम्स, अगर थिंकिंग प्रोसेस नहीं चेंज हुआ। और इसी के लिए प्रेजेंट में हम इसे अगर अपने प्रेजेंट स्टेट एमपी को ही कंसीडर करें तो क्या होता है, लाडली लक्ष्मी योजना जैसी स्कीम्स आती हैं। व्हाट दीज स्कीम्स डू, दीज स्कीम्स चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस। आई गेस नाउ यू आर प्रिटी क्लियर कि एटीट्यूड क्या होता है। अब नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एटीट्यूड के बाद नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एप्टीट्यूड। बिकॉज अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो एप्टीट्यूड में आपको कई सारी चीजें नजर आएंगी। फॉर एग्जांपल, एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इंपार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। सो इसको समझने के लिए मैं अगेन आपको एग्जांपल देता हूं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, सर you said you are dealing with syllabus, but you are continuously explaining us the more and more examples, so why so? So there is a basic reason to it. Try to understand, जब हम ethics की बात करते हैं, so उसको आपको बुकिश लैंग्वेज में नहीं रिटर्न डाउन करना होता है, उसमें आपको मैक्स से मैक्स एग्जाम्पल्स देने चाहिए और वो एग्जाम्पल्स इजिली रिलेटेबल होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बुकिश नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो स्टडी करे उसको ये लगे कि ये एग्जाम्पल्स जो हैं ये आपने सेल्फ मेड करे हैं। तभी आपको एथिक्स में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्कोर मिलेगा। इसीलिए सिलेबस डिस्कशन में भी मैं आपको क्या कर रहा हूं, एग्जाम्पल्स से आपकी जो पर्सनल रेगुलर लैंग्वेज है उसमें चीजें आपको क्या कर रहा हूं, क्लियर करने का एक अच्छा ट्राई कर रहा हूं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एप्टीट्यूड जो है उसका एग्जांपल लेते हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, व्हाट इज एप्टीट्यूड? सो लेट मी आस्क अ क्वेश्चन टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। एप्टीट्यूड क्या है? क्या आपने कभी सोचा है, हैव यू एवर थॉट कि एग्जाम्स क्यों होती हैं? इफ आई टॉक अबाउट, देयर आर मेनी एग्जाम्स व्हिच यू आर फेमिलियर विद। फॉर एग्जांपल, आई गेस प्रेजेंटली यू ऑल आर फेमिलियर विद MPPSC, or I can say you are more familiar with IIT, JEE and other medical exams. So what is the requirement of these exams? Direct किसी को जॉब क्यों नहीं दे देते हैं? So there is a basic reason. क्या होता है, अगर आप इंजीनियर हो, if you are an engineer, then you must have a aptitude to become an engineer. IIT JEE का एग्जाम ये कंफर्म करता है कि you have that mind, you have that capability of doing a engineer's job. उसी तरह से अगर हम बात करें MPPSC, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस एग्जाम? ये एग्जाम ये कंफर्म करती है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है, जिसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन सकते हो और बहुत इजीली उसमें जेल करके उसके लिए अच्छे से वर्क कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई हमारे यहाँ क्या होती है, एग्जाम्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बेसिक कोई सी भी जॉब लूं तो उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, नेगोशिएशन स्किल होनी चाहिए,
कॉन्फ्लिक्ट रिसोर्स रिजोल्यूशन स्किल होनी चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए, टीम बिल्डिंग होना चाहिए, क्राइसिस मैनेजमेंट होना चाहिए। सो ये सब क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है किसी जॉब की। सो इसलिए एप्टीट्यूड होता है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर इफ वी रिमेंबर जो हेडिंग थी उसमें लिखा था एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ आई टेल यू अ नेम like Barack Obama, I guess you all must know who is Barack Obama. Definitely you all know कि Barack Obama कौन है। या फिर मैं एक नाम लूं, ओसामा बिन लादेन। सो क्या ये नाम भी आपको रिमेंबर है? डेफिनेटली यू ऑल रिमेंबर हु इज ओसामा बिन लादेन। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ओसामा बिन लादेन असल में क्या था, एक इंजीनियर था। वो टेररिस्ट बनने से पहले एक जीनियस इंजीनियर था। तो अब मुझे बताइए, अगर वो एक जीनियस इंजीनियर था तो क्या उसमें एक इंजीनियर का एप्टीट्यूड नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। बट क्योंकि उसके अंदर वैल्यूज नहीं थी, वो क्या बन गया, वो एक आतंकवादी बन गया। सो दैट इज द रीजन कि एप्टीट्यूड के साथ आपके अंदर क्या होनी चाहिए, वैल्यूज होना चाहिए। तभी आप क्या करेंगे, सिविल सर्विसेज जो है उसमें करप्शन रोकेंगे, ना कि उसको करेंगे। सो इस तरह से हमारा सिलेबस जो डिजाइन हुआ है। तो ये जो सिलेबस है ये कंप्लीटली आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अकॉर्डिंग डिजाइन हुआ है, ताकि अगर आपको ये सिलेबस जो है बाय हार्ट क्लियर हो जाए तो आप एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट जो है अच्छे से बन पाए। और इसी के लिए कल्याणी आईएएस एकेडमी जो है उसकी तरफ से मूव किया गया है, ताकि आपको ये सब चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो जाएं और आप जो है एमपीपीएससी, आईएएस, आईपीएस इन सब एग्जाम्स को बहुत इजीली क्वालिफाई कर पाए। आफ्टर एप्टीट्यूड क्या है तो उसको समझने के लिए हम अपनी वापस से प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं। सी, एप्टीट्यूड के बाद क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट हुए, इनकी यूटिलिटीज हुई और इनका एप्लीकेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में होता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो डोंट वरी, ये भी हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इमेज? डेफिनेटली आप कहेंगे सर एक तरफ दिमाग है और एक तरफ दिल है, हार्ट और ब्रेन। सो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू आर अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर गोइंग ऑन अ जॉब, और उसमें अगर आप बात करें तो आपके जो भी डिसीजंस होंगे वो डिसीजंस आप कैसे लेंगे, अपने हार्ट से लेंगे या फिर अपने माइंड से लेंगे? यू ऑल विल से सर बीइंग अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तो डेफिनेटली हमें अपने डिसीजंस माइंड से लेने होंगे। बट टेल मी वन थिंग, माइंड से डिसीजन लेना है बट स्टिल क्या आप अपना हार्ट जो है वो घर पे छोड़ के आ सकते हो? डेफिनेटली नॉट। इमोशंस आर अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ अस, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। सो इसीलिए आपको एक चीज प्रैक्टिस करने को बोला जाता है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट इज इट? मुझे बताइए, अगर कहीं दंगे भड़क रहे हैं तो आप जो है उन राइट्स को, दंगे को रोकने के लिए क्या करेंगे? क्या आप क्या कहते हैं मंत्री को थप्पड़ मार देंगे, या फिर क्या आप जो है किसी जो व्यक्ति जो है अब्यूसिव वर्ड्स का यूज कर रहा है, क्या आप उसको क्या कहते हैं बीट करेंगे? डेफिनेटली नॉट। यू विल मेक हिम अंडरस्टैंड दैट वो गलत कर रहा है। सो यही क्या होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि अगर ये इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं रही तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करेंगे, इजी करने की जगह उसे और डिफिकल्ट कर देंगे। इसीलिए आपके सिलेबस में ये इमोशनल इंटेलिजेंस को ऐड ऑन किया गया है। और उसके बाद एक नई हेडिंग आपके सिलेबस में जोड़ी गई है, दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब कि अब अगर मैं बात करूं, ये किसी भी बुक में डिफाइंड नहीं है। सो फ्रेंड्स, हर कोचिंग में अगर बात करूं या फिर हर बुक में इसका आपको डिफरेंट मीनिंग देखने को मिलेगा। तो हम भी इसको अपने वर्ड्स में, अपनी जो क्लासेस रहेगी, सेशंस रहेंगे, उनमें आपको अच्छे से क्लियर करेंगे। अब मूविंग ऑन, यूनिट 2 के बाद अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट यूनिट इज मोटिवेशन, ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन। अब once again, as I told you, I will be explaining everything from an example. तो मुझे बताइए, why are you listening this session? Definitely you will say, sir, because we want to become an administrative officer, IAS, IPS. That's why we are listening to this session. So you have what?
यू हैव मोटिवेशन टू बिकम IAS IPS, इसलिए आप ये सेशन क्या कर रहे हैं, सीरियसली सुन रहे हैं। सो लाइफ में अगर हमें कोई भी गोल अचीव करना है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन ही क्यों ना हो, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। और ये मोटिवेशन जो है ये आपको कैसे बढ़ाना है, यही आपका जो सिलेबस है वो आपको एक्सप्लेन करना चाहता है और वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गिव करना चाहता है। सो दैट इज ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसमें और क्या है, सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो यूनिट 2 था उसमें हमने वैल्यूज पढ़ी थी, बट कुछ वैल्यूज जो है हमारे सिलेबस में यहां भी डाली गई हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये वैल्यूज जो है यहां भी क्या करी गई है, ऐड करी गई है। इसमें एक इंपॉर्टेंट वैल्यू जो सेकेंड यूनिट में नहीं है वो है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। सर व्हाट इज इट? सो वंस अगेन लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, मुझे बताइए हमारे यहां अगर मैं बात करूं तो करप्शन क्यों बढ़ता जा रहा है? डेफिनेटली यू ऑल विल से कि सर हमारे करप्शन बढ़ने की एक वजह है नो वन इज अकाउंटेबल। व्हाट आई मीन टू से, ट्राई टू रिमेंबर, एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की नायक, जिसमें जो कॉलेज गर्ल्स थी उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था गुंडों के द्वारा। तो वो क्यों हो रहा था और उसको रोकने के लिए अनिल कपूर जो है मूव करके गए थे। जब अनिल कपूर ने ड्यूटी ऑफिसर से पूछा कि ये यहां पर क्यों हो रहा है ऐसा, तो उन्होंने कहा कि कमिश्नर की परमिशन नहीं थी। जब कमिश्नर से क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि मिनिस्टर जो थे उनकी परमिशन नहीं थी। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे ऑल आर ट्राइंग टू मेक देयर क्लोथ्स क्लियर, वो अपने आप को ब्लेम से बचाना चाह रहे हैं। तो नो वन इज हेल्ड अकाउंटेबल, नो वन वांट्स टू हेल्ड अकाउंटेबल, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंड चीज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी चीजें हैं वो आपके सामने क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो जो PM केयर फंड है उस पर कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो डोनेशंस दिए गए हैं वो कहां कैसे यूज हुए हैं, उसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, RTI से होना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन से होना चाहिए। तो ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, टेल मी, क्या करप्शन को कम करने के लिए जरूरी है? सो डेफिनेटली जरूरी है। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाए, इसलिए ये हेडिंग्स जो हैं आपके सिलेबस में जोड़ी गई हैं। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज मॉरल डिलेमा। मॉरल डिलेमा क्या होता है फ्रेंड्स, समझेगा। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन वन मोर टाइम। अब इससे आप, मुझे लगता है आप इंजॉय ही कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को, सो इसलिए मैं ये रेगुलर बेसिस पे ऐसे पूछता रहूंगा ताकि आपका माइंड जो है वो अच्छे से ओपन हो जाए। थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और आपको एक टास्क दिया गया है कि आपको एक हाउस जो है वो खाली कराना है। पर जब आप वहां मूव करते हैं सो व्हाट यू सी कि एक ओल्ड लेडी जो है उस हाउस में रहती है। सो मुझे बताइए क्या आप उस हाउस को खाली कराएंगे? क्योंकि वो ओल्ड लेडी जो है वो ठंड में, बिल्कुल अभी ठंड का मौसम भी है, तो ठंड में, कड़ाके की ठंड में वो रोड पे आ जाएगी। डेफिनेटली आप क्या हो जाएंगे, आप उस टाइम पे डिलेमा में पड़ जाएंगे, और यही क्या होता है, मॉरल डिलेमा होता है। सो इस तरह की चीजों से कैसे डील करना है ये भी आपको जो है आपके सिलेबस में दिया गया है, और इसी को हमारे सेशंस में भी आपको अच्छे से क्लियर करा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स एज यू सी इन द यूनिट 3 मैंने आपको एक बेसिक जो है आइडिया दे दिया है कि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, या फिर अदर देन दैट मॉरल डिलेमा क्या होता है। एंड इसी से नियर अबाउट जो है रिलेटेड जो है हमारी और भी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारे सिलेबस में, कंसायंस एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्विसेज, इंप्लीमेंटेशन ऑफ हायर वैल्यूज इन गवर्नेंस। सो नियर अबाउट सिमिलर चीजें जो हैं वो हमारे यहाँ सेम यूनिट्स में ही क्या करी गई हैं, पुट करी गई हैं, ताकि आपको जो है जो चीजें हैं उनको समझने में ज्यादा इजीनेस जो है फील हो। आई गेस आपको यूनिट 3 जो है उसके बारे में भी एक बेसिक आइडिया मिल गया है कि यूनिट 3 क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अब नेक्स्ट यूनिट को देखिए, नेक्स्ट यूनिट हमारी क्या है, दैट इज करप्शन। अब फ्रेंड्स व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस सिलेबस इज, जो लास्ट सिलेबस था हमारा उसमें भी फ्रेंड्स करप्शन जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट था, लेकिन
उसमें अगर हम बात करें तो 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन करप्शन से पुट करे जाते थे। बट प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं तो ये करप्शन चैप्टर एज आई टोल्ड यू अब कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। सो करप्शन में अगर हम बात करें सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां तो बहुत बेसिक चीजें हैं, टाइप्स एंड कॉजेज ऑफ करप्शन, इफेक्ट्स ऑफ करप्शन, अप्रोच टू मिनिमाइज करप्शन। अब ये तो बहुत बेसिक चीजें, तो इनको इतना वेटेज क्यों दिया गया है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। मुझे बताइए इस पिक्चर को देख के, हमारे इंडिया में बिजनेसेस आज भी क्या बहुत स्मूथली रन होते हैं? नहीं होते हैं। What is the reason? The reason is corruption। जो घूसखोरी है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण हमारा सिस्टम जो है स्लो है और जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा ट्रबलसम फील करती है। तो हमारा जो इंडिया है, जिसको हम कहते हैं कि रूरल कंट्री है, एक्चुअली में ये रूरल नहीं है। यहाँ की रूरल जो है कंडीशन जो है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? दैट इज करप्शन। एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसीलिए हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए जो सिलेबस बनाया गया है इस सब्जेक्ट का, उसमें यूनिट 4 क्या रखी गई? करप्शन, ताकि आप ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। एंड व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी डिफरेंट साउंड करेंगी, क्योंकि ये यूपीएससी लेवल जो है वो भी टच करा है हमारे एग्जाम में। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन करप्शन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एंड पॉलिटी से अगर हम बात करें, लोकायुक्त एंड लोकपाल। अब ये चीजें आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इनमें आप जो है अपने मन से जवाब नहीं दे सकते। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। सो इसको आपको जो हमारे सेशंस रहेंगे उसमें बहुत ध्यान से सुनना होगा, ताकि आप इसमें लिखकर दूसरों से ज्यादा अच्छे स्कोर्स जो हैं वो अचीव कर पाए। एंड इसके अलावा रोल ऑफ सोसाइटी, मीडिया, फैमिली एंड विसल ब्लोअर, तो ये चीज तो बहुत रेगुलर चीज है, ये आपको बहुत इजीली जो है क्लियर आउट हो जाएगा। विसल ब्लोअर वो बंदा होता है, वो पर्सन होता है जो खुद एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है या फिर उस बॉडी का पार्ट होता है जहां से करप्शन हो रहा है, एंड वो उसके खिलाफ आवाज उठाकर जो गलत चीज है उसके बारे में बोलता है। यू कैन से वो विभीषण होता है। ठीक है, आई गेस आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ मूविंग ऑन, द नेक्स्ट इज यूनिट 5। एंड व्हाट इज इन यूनिट 5? आई गेस यू आर वेरी मच क्लियर नाउ। यूनिट 5 में क्या है? केस स्टडीज हैं जो हमारे सिलेबस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगी। एंड एज आई टोल्ड यू, जो यूनिट 2 है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले करेगी, और जो यूनिट 3 है उससे भी कुछ चीजें जो है इसमें आ सकती है। सर बट प्लीज गिव अस अ एग्जांपल कि केस स्टडी किस तरह की आएगी। तो केस स्टडी का एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। मैंने आपको जो मॉरल डिलेमा में बताया है वो एक्चुअली एमपीपीएससी में आई एक केस स्टडी है जो पहले पूछी जा चुकी है। सो बहुत ज्यादा रेगुलर जो है केस स्टडीज पूछी जाती हैं, जो आपको पढ़ते से अपनी डेली लाइफ से क्या हो जाएंगी, वो डील करती हुई नजर आ जाएंगी। बट उनका जो आंसर है वो आपको अपने एटीट्यूड, अपने एप्टीट्यूड, अपने इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी वैल्यूज, इन सबको का एक साथ कंसीडर करके देना है। तो इसलिए हमारा जो सिलेबस रहेगा इसमें हम सबसे पहले यूनिट 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर हम यूनिट 3 को स्टडी करेंगे, फिर हम यूनिट 2 यानी कि एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर उसके बाद यूनिट 3 जिसमें हम क्या कहते हैं वैल्यूज की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद यूनिट 4 जिसमें हम करप्शन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम फिलोसोफर्स को स्टडी करेंगे, एंड लास्ट में हम जो है केस स्टडीज को डील करेंगे। केस स्टडीज की अगर हम बात करें सो यू मस्ट नो कि 40 मार्क्स का जो चैप्टर रहता है उसमें अगर हम बात करें तो यहां पर 20 मार्क्स की 2 केस स्टडी आएगी, और इसमें हर केस स्टडी के लिए वर्ड लिमिट क्या होगी, 500 वर्ड्स जो है वो लिमिट होगी। मतलब कि काफी स्कोरिंग जो है रहने वाली है, क्योंकि 1000 वर्ड्स में आपने जो प्रीवियसली स्टडी करा है वही सेम चीजों पर आपको क्वेश्चन करना है। एंड आई गेस आपको ये अब क्लियर हो गया है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर हम बात करें तो हमने पूरा एथिक्स का जो एक बेसिक सिलेबस है उसको काफी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब इसके बाद जो है आगे जो है हम अपने फर्दर सेशंस में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम जो है एथिक्स की सारी यूनिट्स को 1 बाय 1 ब्रेक डाउन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।